हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सिलेक्शन पोस्ट के जीके जेएस सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में सिलेक्शन पोस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम लोग फेज 13 के 10th+2 लेवल के हैं। इससे पहले हम लोगों ने ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखा है। आज 10th+2 लेवल का फर्स्ट पार्ट है, जिसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल होगी, आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, व्हाट इज द एस्टेरॉयड बेल्ट प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। क्षुद्रग्रह पट्टी मुख्य रूप से किससे बनी होती है। आपको पता है क्षुद्रग्रह यह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाने वाले आकाशीय पिंड होते हैं, जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसकी जो संरचना होती है, इसकी बनावट होती है, वह चट्टानी होती है। चट्टानी संरचना होती है, जिसमें मुख्य रूप से लोहा और निकल की मात्रा पाई जाती है। आयरन और निकल की मात्रा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा रॉक एंड मेटल्स, यानी ए इसका राइट आंसर है। गैस और बर्फ जो है वह मुख्य रूप से धूमकेतु, कॉमेट्स में पाया जाता है, और जो बाहरी सौरमंडल के पिंड हैं उसमें पाए जाते हैं गैस और बर्फ। तरल जल तो पाया ही नहीं जाता है। और ज्वालामुखी मैग्मा वह किसी भी ग्रह के आंतरिक भाग में पाई जाती है। ग्रह के आंतरिक भाग में ज्वालामुखी और मैग्मा पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा रॉक्स एंड मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब हाउ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही ढंग से वर्णन करता है कि एक कोशीय जीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो एक कोशीय जीव जैसे अमीबा क्या करती है, वह उसके पास एक अंग होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, जिसे कहते हैं स्यूडोपोडिया का उपयोग भोजन को घेरने के रूप में करती है। और वहीं पैरामीशियम भोजन को एक निश्चित स्थान पर पहुंचाने के लिए सीलिया का उपयोग करता है, यानी बी इसका राइट आंसर है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा यूज स्यूडोपोडिया while पैरामीशियम यूज सीलिया टू डायरेक्ट फूड इनटू ए फिक्स्ड स्पॉट। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, हु अनाउंस द लाडली बहना योजना। किस सरकारी अधिकारी ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी। आपको पता है लाडली बहना योजना यह शुरू किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे शिवराज सिंह चौहान, एमपी के सीएम थे। इन्होंने 2023 में लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत महिलाओं को वित्तीय सहायता दिया जाता था। क्या होता था? वित्तीय सहायता दिया जाता था। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र टीकों को वहनीयता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है। हाउ डज द ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सपोर्ट वैक्सीन अफोर्डेबिलिटी। वैक्सीन को अफोर्डेबल बनाने के लिए ब्रिक्स देश क्या करते हैं, तो यह संयुक्त अनुसंधान करते हैं बाय रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट थ्रू ज्वाइंट रिसर्च। तो ज्वाइंट रिसर्च के माध्यम से यह अपने कॉस्टिंग को कम करते हैं, जिसके अंतर्गत सस्ते टीके का लाभ लोगों को मिल पाता है। टीका सस्ता और सुलभ हो पाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो पेटेंट के नियम हैं या अन्य प्रकार की जो बाधाएं हैं, उसे कम करने में इसे सहायता मिलती है। तो राइट आंसर हो गया ए। अगला सवाल है, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द ब्रिक्स थिंक टैंक काउंसिल। ब्रिक्स विचार मंच परिषद का अंतिम लक्ष्य क्या है। ब्रिक्स थिंक टैंक काउंसिल का लक्ष्य है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के द्वारा नीतियों को आकार दिया जाए, शोध आधारित दृष्टिकोण का आदान प्रदान किया जाए, यानी बी इसका राइट आंसर है। टू प्रोवाइड रिसर्च बेस्ड इंसाइट फॉर शेपिंग ब्रिक्स समिट डिस्कशन एंड पॉलिसीज। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों और नीतियों को आकार देने हेतु
शोध आधारित दृष्टिकोण प्रदान करना। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु इज एलिजिबल फॉर द लाडली बहना योजना। अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था लाडली बहना योजना 2003 में। इसके अंतर्गत 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को वित्तीय सहायता दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, 21 से 60, 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं, वुमेन एबव 21 ईयर्स ऑफ एज। याद रखिएगा, इस योजना में मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही लाभ प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश के निवासी होना आवश्यक है। साथ ही साथ सरकारी नौकरी वाली या इनकम टैक्स देने वाली महिलाएं इसमें पात्र नहीं होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय और इनकम टैक्स पेयर के लिए यह नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। पोंगल मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। आपको पता है पोंगल यह तमिलनाडु में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। एग्रीकल्चर फेस्टिवल है जो कि 4 दिन मनाया जाता है। 4 डेज का फेस्टिवल होता है जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में संक्रांति उत्सव मनाया जाता है। संक्रांति। कर्नाटक का प्रमुख उत्सव है, याद रखिएगा, उगादि। कर्नाटक में उगादि फेस्टिवल काफ़ी फेमस है। और केरल का ओणम तो विश्व प्रसिद्ध है, ओणम फेस्टिवल। तो राइट आंसर हो गया तमिलनाडु यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑथर रोट द नोबेल मिडनाइट चिल्ड्रन विच वॉन द बुकर प्राइज। मिडनाइट चिल्ड्रन जिसे बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसके लेखक कौन है। तो काफ़ी चर्चित बुक रहा है मिडनाइट चिल्ड्रन। इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी को 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर हो गया सलमान रुश्दी। विक्रम सेठ, इनकी एक पुस्तक है काफ़ी चर्चित है, सुटेबल बॉय, इनकी पुस्तक का नाम है। रस्किन बॉन्ड, यह भी काफ़ी चर्चित है, इनके बुक का नाम है द रूम ऑन द रूफ, जिस पर सवाल पूछा जाता है, द रूम ऑन द रूफ। नेक्स्ट है किरण देसाई का इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, काफ़ी फेमस है, जिसके लिए इन्हें भी बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो राइट आंसर हो गया सलमान रुश्दी यानी सी। अगला सवाल, विच फोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ राजपूत मिलिट्री आर्किटेक्चर। कौन सा किला राजपूत सैन्य वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण है। पहला है लाल किला। आपको पता है लाल किला यह मुगल स्थापत्य से संबंधित है। आगरा भी मुगल स्थापत्य है। राइट आंसर होगा चित्तौड़ का किला, जिसे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया। यह उस समय का सबसे बड़ा फोर्ट है। ठीक है, यह राजस्थान में है और यह किलेबंदी का सबसे विशाल उदाहरण है। ठीक है, राजस्थान में है और यह किलेबंदी का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, यानी सी इसका राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है गोलकुंडा का किला। आपको पता है गोलकुंडा का किला कहाँ है, तो यह हैदराबाद में है। हैदराबाद में कुतुब शाही वंश के द्वारा इसे बनाया गया था। कुतुब शाही वंश के द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के तीसरे नियम का सबसे उपयुक्त रूप से स्पष्ट करता है। पहला है बल बराबर द्रव्यमान एवं त्वरण, यह न्यूटन का सेकंड नियम है। सेकंड रूल में क्या है, बल की परिभाषा है, जिसे कहा गया F बराबर ma। सेकंड ऑप्शन है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना तो नष्ट की जाती है, यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम है। थर्ड है प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो यह है न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है,
तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs इंडेक्स पब्लिश्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित किया जाता है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, जो कि दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि एक रैंकिंग दर्शाता है स्टेट बेस्ड प्रोग्रेस का टुवार्ड SDGs। ए रैंकिंग ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन प्रोग्रेस टुवार्ड SDGs, सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की जाती है। इसमें शामिल किया जाता है गरीबी में कितना सुधार हुआ, शिक्षा व्यवस्था कितनी बेहतर हुई, स्वास्थ्य का क्या स्तर है। इन सभी के आधार पर यह इंडेक्स जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन करती है। इसमें 16 SDG हैं, 16 विकास लक्ष्य हैं, कहीं कहीं 17 भी दिया जाता है। याद रखिएगा 16 विकास लक्ष्यों का इसमें प्रदर्शन को रैंक किया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस फॉर विच ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट वाज इनेक्टेड। GST जब लागू किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। आपको पता है GST को 2017 में 101वें संविधान संशोधन 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 2017 में GST को लागू किया गया था। 2017 को GST को लागू किया गया था। इसका पर्पस था टू इंश्योर यूनिफॉर्म टैक्स अक्रॉस स्टेट्स, राज्यों में कर प्रणाली की एक समानता सुनिश्चित करना, यानी सी इसका राइट आंसर होगा, टू इंश्योर यूनिफॉर्म टैक्स अक्रॉस स्टेट्स, जिससे एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का जो लक्ष्य था उसको प्राप्त करने में सुविधा हुई है। तो सी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी मेनली कंसर्न विद। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः किस गतिविधि से संबंधित होता है। तो आपको पता है हमारी अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक, जिसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी यानी द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक में कृषि, पशुपालन और मत्स्य आता है, मत्स्य पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन। द्वितीयक में आता है उद्योग, इंडस्ट्री, विनिर्माण, यह सब सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तृतीयक में आता है सर्विसेज, जैसे बैंकिंग, IT सर्विसेज, यह सब आते हैं तृतीयक क्षेत्र में। सवाल में पूछा गया प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, तो एग्रीकल्चर इसका राइट आंसर होगा, यानी सी। विच रीजन इन इंडिया हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ड्यू टू फर्टाइल सॉइल एंड एबंडेंट वाटर रिसोर्सेज। भारत का वह क्षेत्र कौन सा है जहां उपजाऊ मिट्टी और प्रचुर जल संसाधन के कारण जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी और जल संसाधन जो है इंडो गंगेटिक प्लेन में है। इंडो गंगा का मैदान, जो कि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ मैदान के कारण यह क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ होता है। बारहमासी नदियाँ होती हैं यहाँ, जिसके कारण साल भर यहाँ पानी होता है। साल भर कृषि के लिए, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है। तो इंडो गंगेटिक मैदान, जहाँ सबसे अधिक जो मानव का बसाव है, घनत्व है, वह सबसे अधिक पाया जाता है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लीजेंड इन महाभारत लॉर्ड कृष्णा ब्लेस्ड दिस स्टेट विथ प्रोस्पेरिटी एंड व्हाइट एलिफेंट्स इनहेबिटेड दिस एरिया इन एंशिएंट टाइम, नेम द स्टेट एज द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट। महाभारत के एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने किस राज्य को समृद्धि का आशीर्वाद दिया था और प्राचीन काल में यहाँ सफ़ेद हाथियों का वास माना जाता है। तो सफ़ेद हाथियों का भूमि के रूप में त्रिपुरा को, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, महाभारत के अकॉर्डिंग त्रिपुरा को सफ़ेद हाथियों का वास माना गया है। वैसे थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा गया है। तो याद रखिएगा बी इसका राइट आंसर है त्रिपुरा।
द मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी इज प्राइमरली कंसर्न्ड विथ विच एस्पेक्ट ऑफ द वेदाज। मीमांसा दर्शन शास्त्र वेदों के किस पहलू पर प्रमुख रूप से केंद्रित है? आपको पता है मीमांसा दर्शन यह जैमिनी के द्वारा रचित है। पूर्व मीमांसा जो कि जैमिनी के द्वारा रचित है, जिसमें वेदों के कर्मकांड और अनुष्ठान का वर्णन किया गया है, धर्म की व्याख्या की गई है। तो ये इसका राइट आंसर है, अनुष्ठान और धर्म। ध्यान और योग यह किस में है? तो यह योग दर्शन के पतंजलि में है। योग दर्शन के पतंजलि ने योग दर्शन की व्याख्या की है, जिसमें ध्यान और योग का वर्णन है। ठीक है। परमाणु सिद्धांत या वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत आता है, जिसकी रचना वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत ऋषि कनाद ने इसके बारे में विस्तृत व्याख्या की है। तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर है ए, रिचुअल्स एंड धर्म। द गांधार आर्ट स्टाइल इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन। गांधार कला मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित मानी जाती है? आपको पता है गांधार कला जो कि कुषाण काल में विकसित हुई थी, यह भारत और ग्रीक कला का मिश्रण है, जिसमें मुख्य रूप से भगवान बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां बनाई गई हैं, यानी यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश अनटचेबिलिटी है। अछूत प्रथा का अंत किया गया है। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में है। अनटचेबिलिटी का विवरण है आर्टिकल 17 में, जिसमें अछूत प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 14 में है कानून के समक्ष समानता, सभी को विधि के समान संरक्षण प्राप्त है। तो कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर है बी, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। कौन से अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण दर्शाता है? आपको पता है केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण है वह 7वीं अनुसूची में किया गया है, जिसके अंतर्गत अलग अलग सूचियां शामिल की गई है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी संघ सूची में संघ के विषय होंगे, राज्य सूची में राज्य के विषय होंगे, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय जो कि संघ और राज्य दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसे कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है। तो यह 7वीं अनुसूची में शक्तियों का वितरण किया गया। 6ठी अनुसूची में क्या है? तो इसमें है असम, मेघालय और त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा ये जो राज्य हैं, इसके जनजातियों के प्रशासन के, एसटीज के एडमिनिस्ट्रेशन का वर्णन है। ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों का प्रशासन 6ठी अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में भाषा, लैंग्वेज का उल्लेख है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ठीक है। 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ है। दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख 10वीं अनुसूची में है। तो राइट आंसर हो गया 7 शेड्यूल यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ए स्टैंडर्ड कबड्डी टीम ऑन द फील्ड। कबड्डी के एक मानक मैच में मैदान पर कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? याद रखिएगा कबड्डी के टीम में टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं। फील्ड में 7 खिलाड़ी जाते हैं, और 5 जो हैं वह सब्स्टिट्यूट होते हैं। सवाल में पूछा गया मैदान में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो मैदान में 7 खिलाड़ी होते हैं, यानी बी इसका राइट आंसर है।
द अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सेलेंस इन विच फील्ड? अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको पता होगा अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स से संबंधित है। 1961 में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी, जिसके अंतर्गत लगातार 4 वर्षों तक 4 ईयर्स तक कोई खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करता है या अच्छे लीडरशिप का उदाहरण पेश करता है तो उसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो यह स्पोर्ट्स से संबंधित है, तो सी इसका राइट आंसर है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो कि कानून के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कानून के समक्ष समानता, यह आर्टिकल 14 के अंतर्गत है। कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख आर्टिकल 21 में है। और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32 जिसे संविधान की आत्मा कहा गया है, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, कानून के समक्ष समानता, यानी ए इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? पहला है, यह अधिनियम न्यायालय पर लागू होता है जिसमें कोर्ट मार्शल भी शामिल है, लेकिन हलफनामे और मध्यस्थता को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो पहला कथन सही है। दूसरा है, दस्तावेज में ईमेल, सर्वर लॉग और स्मार्टफोन संदेश शामिल है। डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स ईमेल, सर्वर लॉग्स एंड स्मार्टफोन मैसेज को इसमें वैलिड माना गया है। और तीसरा है, कन्फेशन टू पब्लिक ऑफिसर्स आर एडमिसेबल विदाउट रिस्ट्रिक्शन। पुलिस अधिकारियों के समय स्वीकृति बिना किसी प्रतिबंध के स्वीकार है, यह गलत है। पुलिस अधिकारी क्या करते हैं, डरा कर धमका कर भी बयान ले लेते हैं, इसलिए इसे स्वीकार्य नहीं माना गया है। लास्ट है, साक्ष्य अधिनियम 1872 निरस्त कर दिया गया है, लेकिन लंबित मामलों में पुराने कानून का पालन किया जाता है। जो पुराने केसेस है वह अभी भी, चूँकि 1872 का अधिनियम उस समय लागू था, तो उसे अभी भी लागू रखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM इज टू स्टडी एंड द सरफेस टोपोग्राफी ऑफ वीनस। भारत के वीनस ऑर्बिटर मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यह शुक्र का अध्ययन करेगा। वीनस ऑर्बिटर मिशन जो है वह शुक्र का अध्ययन करेगा। वहाँ पर पाए जाने वाले घने वायुमंडल, धूलकण या एयर ग्लो कहा जाता है, वायु चमक, उसका अध्ययन करेगा। इसके लिए इसे डिजाइन किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर है। एयर ग्लो एंड एटमॉस्फेरिक डस्ट, वायु चमक और वायुमंडलीय धूल का मिशन शुक्र है वह अध्ययन करेगा। इसे इसरो के द्वारा डिजाइन किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोमपेय को समर्पित है? विच मंडल ऑफ द ऋग्वेद आर डिवोटेड टू सोमड्रिंग? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में, जो कि सोम देवता से संबंधित है, 9वां मंडल सोम देवता से संबंधित है, इसी में ही सोम रस का भी उल्लेख किया गया। सोम रस एक पेय पदार्थ होता था जो कि देवताएं उसका सेवन करते थे, ठीक है, देवताओं के द्वारा इसका सेवन किया जाता है। 7वां मंडल 10 राग युद्ध का वर्णन है। 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया है 7वें मंडल में। 11वां 10वां गलत है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, 10 मंडल है, ठीक है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया बी, यानी 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु इज इन लाइन बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में कौन है? तो सीनियोरिटी के बेसिस पर 2027 में, सितंबर 2027 में बन सकती हैं न्यायमूर्ति वीवी नागरत्ना। सितंबर 2027 में बनने की संभावना है और कहा जा रहा है कि इनका जो कार्यकाल होगा वह 36 डेज का होगा। तो भारत में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त होगा न्यायमूर्ति वीवी नागरत्ना को। तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑब्जेक्शन ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय द गवर्नमेंट? कौन सा सरकार के द्वारा घाटे के वित्त पोषण का एक प्रमुख उद्देश्य है? सरकार घाटे का वित्त पोषण करती है कैसे? नया पैसा छापकर या उधार लेकर, जिसका पर्पस क्या होता है? बुनियादी ढांचे या इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए, टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए। तो सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर फिस्कल डेफिसिट? राजकोषीय घाटे का कारण नहीं है। पहला है कल्याणकारी योजनाओं पर उच्च सरकारी व्यय, कर राजस्व में कमी, सार्वजनिक उधार में वृद्धि या भुगतान बैलेंस में अधिशेष। सवाल में पूछा गया है भुगतान संतुलन में जो अधिशेष है वह राजकोषीय घाटे का कारण नहीं है, यानी डी इसका राइट आंसर है। यह व्यापार और विदेशी मुद्रा से संबंधित है, तो डी नहीं होगा। बाकी ए बी सी इसका कारण हो सकता है, तो डी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द रोल ऑफ राइबोसोम इन ए सेल? कोशिका में राइबोसोम की क्या भूमिका है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसका काम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करती है। माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा उत्पादन का काम माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। तो बी इसका राइट आंसर है। ए स्टोन इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इट्स मोशन इज करेक्ट? एक पत्थर एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से घूम रहा है, इस गति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, यानी वह पृथ्वी के केंद्र की ओर निरंतर त्वरण का अनुभव करेगा, यानी स्टोन जो है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। पत्थर वृत्त के केंद्र की ओर निरंतर त्वरण का अनुभव करेगा, तो सी इसका राइट आंसर है। इसे अभिकेंद्रीय बल भी कहा जाता है। ठीक है। व्हाट वाज द की रीजन बिहाइंड द सेरिसिला ट्रेजेडी इन्वॉल्विंग पावरलूम वर्कर्स इन आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश में पावरलूम श्रमिकों से जुड़ी हुई सिरिसिला त्रासदी के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो सिरिसिला त्रासदी जो हुआ था, इसमें क्या हुआ था? इसमें बिजली के रेट में वृद्धि की गई थी, बिजली दर में वृद्धि की गई थी। यह वृद्धि काफ़ी अप्रत्याशित थी, जिससे क्या हुआ था? श्रमिकों के वेतन में कमी आई थी। ठीक है, श्रमिकों के वेतन में कमी आई थी। जो छोटे छोटे श्रमिक थे उनको काफ़ी नुकसान हुआ था, उनके पावरलूम बंद हो गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पावर टैरिफ्स हाई एंड पावर कट्स दैट रिड्यूस वर्कर वेजेज। तो सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम एम्स टू प्रोवाइड एश्योर इनकम सपोर्ट टू अ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स? कौन सी योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को सुनिश्चित आय प्रदान करना है? तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को प्रति वर्ष 6,000
6,000 की राशि वित्तीय सहायता के तौर पर दी जाती है और यह उन्हें सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, डीबीटी के द्वारा, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा दिया जाता है। यह साल में 3 बार 2-2 हज़ार की 3 किस्त जो है यह दी जाती है। तो इसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना कहा गया है। डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द राज्यसभा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है। तो आपको याद होगा, राष्ट्रपति साहित्य विज्ञान कला, साहित्य विज्ञान कला के क्षेत्र में ऐसे 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है किसके अंतर्गत? आर्टिकल 18 के अंतर्गत। 18 नहीं, आर्टिकल 80 के अंतर्गत। तो सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो कुड वैलिडली लीड द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में कौन सा परिदृश्य भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने का वैध कारण बन सकता है। आपको पता है, महाभियोग सिर्फ और सिर्फ संविधान उल्लंघन के मामले में ही चलाया जा सकता है। तो अगर कोई प्रेसिडेंट जानबूझकर संवैधानिक प्रावधान के विरुद्ध कार्य किया है तो आर्टिकल 61 के अंतर्गत महाभियोग उस पर लगाया जा सकता है। महाभियोग उस पर लगाया जा सकता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। What type of pollutant does the WHO Ambient Air Quality Database monitor? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा परिवेशी वायु गुणवत्ता डेटाबेस किस प्रकार के प्रदूषक की निगरानी करता है? इसे कहते हैं AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसकी निगरानी की जाती है जिसमें अंतर्गत बेहद ही छोटे PM 2.5 और PM 10 यह छोटे कण होते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसका मॉनिटर किया जाता है डेटाबेस के द्वारा। तो राइट आंसर होगा बी, PM 10 एंड PM 2.5। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब स्टेज 3 ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। कौन सा कथन है जनसांख्यिकीय संक्रमण के चरण 3 का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है उसके 3rd स्टेज में क्या होता है, तो इसमें जन्म और मृत्यु दर दोनों में गिरावट होती है। जन्म और मृत्यु दर दोनों में गिरावट होती है। तो राइट आंसर होगा ए, बोथ बर्थ एंड डेथ रेट डिक्लाइंस। यह ऐसा इसलिए होता है शहरों में, खास करके शहरीकरण के कारण, शिक्षा के प्रसार के कारण। यहाँ क्या होता है, जन्म भी कम होता है चूँकि लोग परिवार नियोजन और अन्य प्रावधानों से जन्म को भी हतोत्साहित करते हैं और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के कारण यहाँ मृत्यु दर में भी गिरावट आती है। तो राइट आंसर होगा ए। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि जो है वह धीमी होती है। तो ए इसका राइट आंसर है। विच 2 मिडल ईस्टर्न कंट्रीज आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड एज पार्ट ऑफ इंडियाज करेंट क्लीन एनर्जी एंड ट्रेड डायलॉग्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ IMEC। IMEC के संदर्भ में भारत के वर्तमान स्वच्छ ऊर्जा और व्यापार वार्ता के भाग के रूप में किन 2 मध्य पूर्वी देशों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। तो व्यापार के रूप में इसे कहा जाता है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। ठीक है, IMEC का फुल फॉर्म है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है, व्यापार वार्ता के रूप में, स्वच्छ ऊर्जा और व्यापार वार्ता के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें 2 देश हैं प्रमुख रूप से, सऊदी अरब एंड UAE। सऊदी अरब एंड UAE जो कि इसके भागीदार हैं और व्यापार और ऊर्जा के गलियारे के केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पीकअप। स्पीकअप पोर्टल लॉन्च किया गया है नाडा के द्वारा। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है जो कि खिलाड़ियों में जो मादक पदार्थ है, मादक दवा है, उसके प्रयोग को रोकती है
तो इसके लिए एक लॉन्च किया गया है पोर्टल जिसका नाम है स्पीकअप पोर्टल, जिसमें कोई भी खिलाड़ी डोपिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर उसे गोपनीय रूप से रिपोर्ट कर सकता है। तो स्पीकअप जो है इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर है। शब ए बारात इज रेफर्ड एज द नाइट ऑफ, शब ए बारात को रात के रूप में संदर्भित किया जाता है। मुस्लिम पर्व है शब ए बारात, इसे प्रायश्चित करना कहा जाता है, प्रायश्चित की रात के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसे नाइट ऑफ एटोनमेंट कहा जाता है, मुस्लिम में मनाया जाता है नाइट ऑफ एटोनमेंट। पापों से मुक्ति और प्रायश्चित के रूप में माना जाता है, जिसमें श्रद्धालु जो होते हैं अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी मांगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई? तो बिम्स्टेक इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा के आधार पर की गई थी। कहाँ? बैंकॉक घोषणा के माध्यम से की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर वह ढाका बांग्लादेश में है, ढाका बांग्लादेश में है। तो राइट आंसर होगा 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? आपको पता है सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। वर्तमान में सार्क के कितने देश हैं? तो अभी 8 देश हैं, 8 मेंबर हैं इसके। कौन कौन? पड़ोसी देश इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, अफ़गानिस्तान, नेपाल और भूटान। टोटल 8 देश हैं जो इसके सदस्य देश हैं। तो इस ऑप्शन में पूछा गया कौन सा सदस्य देश नहीं है, तो नेपाल। चाइना क्या है? यह ऑब्जर्वर के रूप में शामिल है, ऑब्जर्वर है, पर्यवेक्षक देश के रूप में है। तो सी इसका राइट आंसर है। द मुगल आर्किटेक्चर इज बेस्ट नॉन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, मुगल वास्तुकला की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में कौन सी है? आपको पता होगा जो मुगल में मीनारें हैं, गुंबद हैं, ये इनकी सुंदरता को, इनकी भव्यता को बढ़ाते हैं। जो मुगल स्थापत्य हैं उनमें हाइडोम्स एंड मीनारेट्स का उपयोग किया गया है, जिससे यह ज़्यादा सुंदर लगती है, ज़्यादा भव्य लगती है। जैसे ताजमहल, जामा मस्जिद, इन सबों में इस तरह का प्रयोग किया गया है। तो यह मुगल वास्तुकला की प्रमुख विशेषता है। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विच इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कंटेनर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे नहावा शोभा कहा जाता है, नहावा शोभा जो कि मुंबई में है। तो यह भारत का सबसे बड़ा गवर्नमेंट का कंटेनर पोर्ट है। ठीक है, नहावा शोभा मुंबई, यानी ए इसका राइट आंसर है। ऋग्वेदिक काल में जन शब्द मुख्यतः किसके लिए प्रयुक्त किया है? द टर्म जन इज द ऋग्वेदिक पीरियड प्राइमरली रेफर टू एज। तो जन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? ऑप्शन है लार्ज किंगडम और एम्पायर, ट्राइब और ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। जनजाति या उससे संबंधित परिवार के लिए जन शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी बी इसका राइट आंसर है। जन किया गया है, कई ग्राम मिलकर विश्व बना है। ठीक है, और कई विश्व मिलकर जन बना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, तो ये था सिलेक्शन पोस्ट 2025 के इंटर लेवल का फर्स्ट वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।